नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नौकरानी ने बुझाई मालिक की प्यास। मेरा नाम रमेश है। मेरी अपनी खुद की दुकान थी। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था। घर में मैं और मेरी पत्नी रहते थे। मेरे दोनों लड़के बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। मेरी पत्नी सरिता अक्सर बच्चों के पास जाकर बीच बीच में हो आती थी। वहां कभी कभी 1 महीने तक उनके साथ रुकती थी। मैं अपने कारोबार की वजह से बच्चों के पास नहीं पहुंच पाता था, इसलिए पत्नी को ही भेज देता था। घर में काम करने के लिए एक नौकरानी लगा रखी थी। उसकी उम्र करीब 50-55 के आसपास होगी। उसका नाम नीला था। वह शहर के पास एक खोली में रहती थी। शहर में तो वैसे ही घर में काम करने वाली बाई मुश्किल से मिलती हैं। ऊपर से नीला जैसी नेक और ईमानदार बाई का मिलना तो किसी चमत्कार जैसा ही था। जब भी सरिता अपने बेटों के पास जाती, नीला की जिम्मेदारियां बढ़ जाती। ऐसे में उसे घर का काम करने के अलावा मेरे लिए खाना भी बनाना पड़ता। पर नीला खुशी खुशी यह जिम्मेदारी संभालती। मैं और सरिता भी इसके बदले उसे छोटे मोटे तोहफे और नगद पैसे देते रहते थे। एक दिन शाम के तकरीबन 7 बजे थे। शहर की बत्तियां जल उठी थी। तभी एक टैक्सी उस गली के मुहाने पर आकर रुकी। टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से तकरीबन 22 साल की एक खूबसूरत लड़की उतरी। शर्ट और जींस में सजी वह दरमियान कद की एक सुगठित बदन वाली लड़की थी। टैक्सी की दूसरी ओर का दरवाजा खोलकर तकरीबन 25 साला एक हैंडसम नौजवान निकला। उस नौजवान ने टैक्सी का किराया चुकाया और जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो वे दोनों गली में दाखिल हो गए। नीला थोड़ी देर पहले अपने काम से लौटी थी और अब खोली में ही पड़ी चारपाई पर लेटकर अपनी कमर सीधी कर रही थी। बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा देर तक काम करने पर उसकी कमर अकड़ जाती थी और ऐसे में उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था। अचानक किसी ने उसकी खोली का दरवाजा खटखटाया। पहले तो वह चौंकी, फिर उठकर दरवाजा खोल दिया। पर दरवाजा खोलते ही उसकी आंखों में हैरानी के भाव उतर आए। दरवाजे पर 2 अनजान लोग खड़े थे। किससे मिलना है आपको? नीला उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए बोली। क्या आप नीला हैं? लड़की ने पूछा। हाँ, नीला बोली। फिर तो हमें आपसे ही मिलना है। पर मैंने तो आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? मेरा नाम रिया है और यह विजय। जहां तक आपका हमें पहचानने का सवाल है, इसके पहले हम मिले ही नहीं। आज क्या हमें सारी बातें दरवाजे पर ही बतला पड़ेगी? आइए, अंदर आ जाइए, नीला बोली। अंदर नीला ने उन्हें चारपाई पर बिठाया, फिर खोली का दरवाजा बंद कर उनके पास खोली के फर्श पर ही बैठ गई। आप भी चारपाई पर बैठिए। उसे फर्श पर बैठता देख लड़की बोली। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, नीला बोली। आप बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? काम तो है, वह भी बहुत जरूरी। पहली बार लड़के ने मुंह खोला। पर इसके पहले हम आपको यह बता दें कि हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप किन किन लोगों के पास काम करती हैं और उनसे आपको क्या पगार मिलती है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, पर उसके पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन से सवाल का? नीला, आपका शरीर जब तक ठीक है, आप लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर लेती हैं। पर जिस दिन
आपका शरीर थक जाएगा। उस दिन आप क्या करेंगी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब यह है, क्या आप अपने काम से इतना पैसा कमा लेती हैं कि अपना बुढ़ापा सही ढंग से बिता सके? नीला के चेहरे पर परेशानी के भाव उतर आए। पिछले कई दिनों से वह भी यही बात सोच रही थी। आप चुप क्यों हैं? नीला को खामोश देख लड़का बोला, मुझे अपने काम से जो पैसा मिलता है वह खाने, पहनने और खोली का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि हर महीने कुछ पैसे बचा लूं ताकि बुढ़ापे में काम आए, पर बचा नहीं पाती और कभी बचा भी नहीं पाएंगी, क्योंकि शहर में हर चीज इतनी महंगी है कि मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान कुछ बचा ही नहीं सकता। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा। नीला एक ठंडी आह भरकर बोली, पर क्या किया जा सकता है? हम औरों के लिए तो नहीं, पर आपके लिए इतना जरूर कह सकते हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है। कौन करेगा मेरे लिए? और क्यों? यहाँ कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। अपना भविष्य संवारने के लिए इंसान को खुद ही कुछ करना पड़ता है। अगर आप अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हैं, तो आपको भी इसकी कोशिश करनी होगी। पर क्या? पहले आप ये बतलाइए कि क्या आप अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ना चाहती हैं? भला कौन नहीं चाहेगा? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हम आपको पूरे 50,000 रुपए देंगे। 50,000? नीला हैरान होकर बोली, हाँ, पूरे 50,000। इसके बदले मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं। लड़के के बदले लड़की बोली, आपको सिर्फ 1 महीने के लिए मुझे रमेश के घर बतौर नौकरानी रखवाना होगा, वह भी तब जब वह घर में अकेला हो। पर क्यों? तुम 50,000 कमाना चाहती हो? हाँ, तो फिर वह करो जो हम चाहते हैं। लेकिन तुम बताओ, नौकरानी बन वहां 1 महीने रहकर करना क्या चाहती हो? कुछ ना कुछ तो करूंगी ही, पर यह बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे। नीला खामोश हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंचाई थी। 50,000 की बात सुनकर उसके मन में लालच की भावना जाग उठी थी, पर दूसरी ओर वह उन लोगों की तरफ से दुखी भी थी। ना जाने वह रमेश के साथ क्या करना चाहते थे। अब तुम क्या सोचने लगी? नीला को खामोश देख लड़की बोली, पर तुम कहीं से भी काम वाली बाई नहीं लगती हो। नीला लड़की को सिर से पैर तक देखते हुए बोली, यह हमारी सिरदर्दी है। तुम यह बताओ कि तुम यह काम कर सकती हो या नहीं। तुम्हारा इरादा रमेश जी को कोई नुकसान पहुंचाना तो नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, नीला बोली, पर पैसे? उस दिन तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जिस दिन तुम मुझे बताओगी और नौकरानी रमेश के घर रखवा दोगी। अरे नीला, नीला ने रिया के साथ जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, मैं बोला, पूरे 3 दिन कहाँ रही? तुम सोच भी नहीं सकती कि इन 3 दिनों में मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी। तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारी मालकिन आजकल बेटों के पास गई है। मालूम है मालिक। नीला अपने चेहरे पर दर्द का भाव लाती हुई बोली, पीठ दर्द से मेरा उठना बैठना मुश्किल है। डॉक्टर को दिखाया तो दवाओं के साथ साथ पूरे 1 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। 1 महीने पर आप फिक्र ना करें, आपको इस दरमियान कोई तकलीफ ना होगी। नीला रिया को आगे करते हुए बोली, यह मेरी भतीजी रिया है। जब तक मैं नहीं आती यही आपके घर का सारा काम करेगी। मैंने रिया पर
एक गहरी नजर डाली। खूबसूरत और जवान रिया को देख मेरी आंखों में एक अनोखी चमक जागी। इसे सब कुछ समझा दिया है ना? मैंने पूछा। जी मालिक। रिया मेरे घर काम करने आने लगी थी। उसे यहाँ पर काम करते हुए 10 दिन बीत गए थे। इस बीच उसने बड़ी मेहनत और लगन से मेरे घर का काम किया था और मेरी सुख सुविधा का बेहतर ख्याल रखा था। उसके इस बर्ताव से मैं बहुत खुश हुआ था। मैं रिया के साथ बड़ा ही कोमल और अपनापन बर्ताव करता था। सच तो यह था कि रिया की खूबसूरती और जवानी ने मेरे अधे बदन में एक नई उमंग जगा दी थी और मुझे रिया के साथ मिलने से एक अजीब खुशी मिलती थी। एक दिन शाम के तकरीबन 7 बजे थे। मैं अपने बेडरूम में पलंग पर बैठा था। रिया घुटने के बल झुकी मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। ऐसे में उसके भारी और गोरे शरीर का ज्यादातर भाग उसके कपड़े से बाहर झांक रहा था। मेरी निगाहें रह रहकर उसके इन कयामाती अंगों की ओर उठ जाया करती थी और जब भी ऐसा होता मेरे तन बदन में एक हलचल सी मच जाती थी। रिया कहने को तो काम कर रही थी पर उसका पूरा ध्यान मेरी हरकतों पर था। मेरी नजरों का भाव समझकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह जल्द ही मुझको अपने शीशे में उतार लेंगी और ऐसा होते ही अपना उल्लू सीधा कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। रिया सफाई का काम कर खड़ी हुई और ऐसा होते ही मेरी नजरों से वह नजारा गायब हो गया। इसके बावजूद मेरे बदन में जो कामनाओं की आग भड़की थी उसने मुझे हिला दिया था। मैं पलंग से उतरा, फिर आगे बढ़कर रिया को अपनी बाहों में भर लिया। मेरी हरकत से रिया चौंकी, फिर बाहों में कसमसाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं साहब? रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं जोश से भरी आवाज में बोला। तुम्हारी इस खूबसूरती ने मेरे तन बदन में आग लगा दी है। तुमसे लिपटकर मैं अपने तन की इसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह गलत है। कुछ गलत नहीं है, मैं उसे पूरी तरह सहलाते हुए बोला। मन ही मन मुस्कुराती रिया कुछ देर तक मेरी बाहों से छूटने का नाटक करती रही, फिर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। भावनाओं का तूफान जब गुजर गया तो रिया रोते हुए बोली, ये आपने क्या किया? मुझे तो बर्बाद कर दिया। पल भर तक तो मेरे मुंह से बोल ना फूटे। फिर मैं शर्मिंदा होकर बोला, रिया, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने आप में नहीं था। जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है। प्लीज यह बात नीला को ना बतलाना। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया और अब कह रहे हैं कि बुआ से यह बात ना कहूं। मैं तुम्हें इसकी कीमत देने को तैयार हूं। कीमत? रिया ने गुस्से वाली निगाहों से मुझको देखा। बदले में मैंने तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, फिर कमरे में रखी अलमारी की ओर बढ़ गया। ऐसा होते ही रिया के होठों पर साथराना मुस्कान रेंग उठी, पर जैसे ही मैंने अलमारी खोली उसकी निगाहें उस पर जम गई। अलमारी बड़े नोटों और गहनों से भरी थी। मैं रिया के करीब आया और तकरीबन जबरदस्ती नोट की गड्डी उसके हाथ पर रखते हुए बोला, प्लीज नीला को कुछ ना बतलाना। रिया मुझे पल भर घूरती रही, फिर अपने कपड़े ठीक करने के बाद उन नोटों की गड्डी ब्लाउज में रखते हुए कमरे से निकल गई। उस रात मैं पूरी रात ढंग से सो ना सका। मुझे यह बात परेशान करती रही कि कहीं रिया मेरी करतूत नीला को ना बतला दे। अगर ऐसा हो गया
तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने वाला था। पर दूसरे दिन मुझे तब हैरानी और खुशी का झटका लगा जब रिया हमेशा की तरह काम पर लौट आई। वह बिल्कुल सामान्य थी और उसे देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा घटा है। जब 4 दिन तक सब कुछ ठीक रहा तो छठे दिन रात को मैंने रिया को हिम्मत करके एक बार फिर अपनी बाहों में समेट लिया। यह क्या कर रहे हैं आप? रिया चौंकने का नाटक करते हुए बोली। आपने वादा किया था कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं क्या करूं रिया? मैं कांपती आवाज में बोला। तुम्हारे हुस्न और जवानी ने मुझे ऐसा पागल किया है कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। प्लीज मुझे रोको मत, मुझे मेरी प्यास बुझा लेने दो। रिया ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर पलंग पर अटकैया कर रहे थे। इस बार रिया भी पूरे जोश के साथ मेरा साथ दे रही थी। रिया ने चालाकी से मुझको अपने हुस्न जाल में फांस लिया था। जब उसे यकीन हो गया कि शिकारी पूरी तरह उसके जाल में फंस गया है, तो एक रात उसने मेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और मेरी पूरी अलमारी खाली कर रफू चक्कर हो गई। मुझको जब सवेरे होश आया और मैंने अपनी अलमारी देखी तो सिर पीट लिया। लोक लाज के डर से मैं पुलिस में भी इसकी शिकायत ना कर सका। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। यहाँ आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब